नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अभिनव पहल। मैं हूं प्रीति सिंह। अभिनव पहल में आज बात आम नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए की जा रही पहल की। भ्रष्टाचार दूर करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में टेक्नोलॉजी ने हमारी बहुत मदद की है। तकनीक की क्षमता को पहचानते हुए इस तरफ देश आज तेजी से कदम बढ़ा रहा है। एक अदद आधार कार्ड से आम नागरिकों की जिंदगी में तो बदलाव आया ही है, प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में सुविधा हुई। अब आधार की तर्ज पर ही जमीनों के लिए भी पहचान संख्या जारी की जा रही है। साथ ही भूखंडों के ब्यूरो का डिजिटलाइजेशन करके उन्हें ऑनलाइन किया जा रहा है। यानी अब तैयार हो रहा है जमीनों का आधार कार्ड। दरअसल जमीन मालिकों को जो आधार नंबर दिया गया है, उनकी तरह ही जमीन के लिए भी 14 अक्षरों और अंकों यानी अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या दी जाएगी। इसे विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाएगा। ये सभी बैंकों और सरकारी संस्थाओं के पास उपलब्ध होगा। जिस तरह आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान की जाती है, उसी तरह जहां भी जमीन की पहचान की जरूरत होगी वहां ULPIN बताकर काम को पूरा किया जाएगा। ULPIN लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर बनाया जाएगा, जो रजिस्ट्री ऑफिस, बैंक और रिकॉर्ड रूम से जुड़ा होगा, जिससे कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपने जमीन के रिकॉर्ड या नक्शे को आसानी से हासिल कर सकेगा। इससे जमीन के लेन देन में आसानी होगी, साथ ही किसी भी जमीनी विवाद को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। जमीन का ब्यौरा जुटाने के लिए रेवेन्यू ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस एक नंबर से जमीन की खरीद बिक्री का हर ब्यौरा उपलब्ध होगा। भू आधार को लेकर आज अपने कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे और इसके फायदों और हर पहलू को लेकर करेंगे विस्तार से चर्चा। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान आज स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज में सेक्रेटरी अजय तिर्की जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के डायरेक्टर जनरल राजेश गेरा जी। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत 2008 से हुई थी, लेकिन 2016 में डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च होने के बाद इस काम को बहुत तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। लैंड रिकॉर्ड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नेशनल सिस्टम और एक यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन पिन एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन और डिमार्केशन से जुड़े समाधानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना आज की जरूरत है। आजादी के अमृत महोत्सव का विजन है अखंड भारत और श्रेष्ठ भारत, और देश के कोने कोने तक हो प्रौद्योगिकी और तकनीक का विस्तार। अर्थव्यवस्था में देश के नागरिक और उसकी भूमि सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। 12 अंकों वाला आधार कार्ड देश के 130 करोड़ लोगों की डिजिटल पहचान कहा जाता है। तो वहीं अब ये भू आधार यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर देश की भूमि को भी मिल गया है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी भू आधार भूखंडों की पहचान के लिए एक निर्बाध और कुशल प्रक्रिया प्रदान करता है। भू आधार से पहले जहां लैंड डिमार्केशन, लैंड डेटा एनालिसिस, ट्रांसफर ऑफ डेटा, मैनेजमेंट ऑफ मास्टर डेटा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन भूमि संसाधन विभाग ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत 14 अंकों की अल्फा न्यूमेरिक प्रणाली के विकास से एक ऐसी कार्य प्रणाली का निर्माण किया जो पूरी तरह से सत्यापित और निर्बाध है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर भूमि पार्सल की पहचान की एकत्रित प्रणाली, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स, ECCMA और OGC के मानकों का अनुपालन करता है। भू आधार भूखंड के जियो कोऑर्डिनेट्स अर्थात अक्षांश और देशांतर को प्रयोग करके जनरेट किया जाता है। साथ ही भूमि अभिलेखों को डिजिटाइज, सत्यापित, इजी टू एक्सेस और इजी टू शेयर किया
लैंड रिकॉर्ड्स के डुप्लीकेशन को कम किया, ट्रांसपेरेंसी को एनहांस किया, लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया, स्वामित्व संबंधित जानकारी में सटीकता आई, बेनामी संपत्ति के मामलों में कमी आई। भू आधार की अहमियत को साल 2022-2023 के बजट में भी बताया गया। बजट के पैराग्राफ 74 में कहा गया कि भूमि संसाधनों के कुशल और सशक्त इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि राज्य को विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भू आधार को लागू कर दिया है एवं इसी के साथ 6 राज्यों में इसकी पायलट टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है। अब जमीन बंटवारे के लिए ना होंगे झगड़े और ना पड़ेंगी बिचौलियों की मार, क्योंकि आ गया है भू आधार। तो आइए अब इससे जुड़े हर बारीक पहलू पर हम बातचीत करते हैं। अजय तिर्की जी, हमने मोटे तौर पर समझा है, लेकिन मैं चाहूँगी दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा और आसान भाषा में हमें समझाइए कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ये क्या होगा और अब तक कैसे काम होता था, ये कैसे अब अलग होगा और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आजकल काम हो रहा है, तो इसमें कौन कौन से विभाग जुड़े हुए इस काम में? जी, भू आधार अथवा अल्पिन, जैसा हमने देखा 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आईडी है और यह अल्फा न्यूमेरिक आईडी प्रत्येक ज़मीन के टुकड़े को दिया जा रहा है और यह अल्फा न्यूमेरिक आईडी जो दिया जा रहा है वो जियो रेफरेंसिंग के आधार पर दिया जा रहा है, यानी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के इस्तेमाल करके हम उसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करके दे रहे हैं। इस भू आधार और अल्पिन को तैयार करने के लिए, कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइटी, NIC, ये सभी विभागों ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने साझा तरीके से इसे बनाया है और स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से हम इसे क्रियान्वित कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि पूर्व में क्या स्थिति थी, पूर्व में यह स्थिति थी कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग तरीके से यूनिक आईडी दिए जाते थे। अब कहीं पे 11 नंबर का डिजिट हुआ करता था, कहीं पे 16 नंबर का डिजिट हुआ करता था। ये अलग अलग हर स्टेट में अलग अलग व्यवस्थाएं थी। अब हमने क्या किया है कि भू आधार के माध्यम से सामान्य रूप से सभी राज्यों में 14 डिजिट का यूनिक आईडी हम दे रहे हैं। यह भू आधार और यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का है। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है और यह ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एक्मा और OGC स्टैंडर्ड्स का है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन एक स्टैंडर्ड होता है और दूसरी स्टैंडर्ड है ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्शियम का। ये दोनों ही स्टैंडर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जियोस्पेशियल एप्लीकेशंस के लिए। तो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल ये यूनिक आईडी है जो पूरी अर्थव्यवस्था को गति देगा। से तिर्की जी ने कहा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का काम हो रहा है, एक्मा और OGC का जिक्र उन्होंने किया है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप समझाइए क्या है इस बारे में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। धन्यवाद। जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हर एक का एक यूनिक नंबर, एक यूनिक भू आधार हर पीस ऑफ लैंड को दिया जा रहा है। जो किसी भी लैंड की जो एक लोकेशन है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो यूनिक है पूरी अर्थ में। तो पूरे इंडिया में हमारे जितने भी लैंड पार्सल्स हैं उनकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री रेक्टेंगल में भी हो सकती है, वो बाउंड्री किसी भी शेप में हो सकती है। उसका एक सेंटर पॉइंट निकाल के एल्गोरिथम से उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर ये यूनिक भू आधार जनरेट किया जाएगा उस पर्टिकुलर लैंड पार्सल के लिए। और वो यूनिक भू आधार सरकार की हर डेटाबेस, हर दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स के जो
एप्लीकेशंस बने हुए हैं उसमें सीड किया जाएगा और उसके साथ फिर वो उसको यूज़ किया जा सकता है। सेकंड चीज़ बताई जियो स्पेशल ओजीसी, जियो स्पेशल जो स्टैंडर्ड है कि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशंस ज्योग्राफिकल लोकेशंस मैप्स के आधार पर बनी हुई हैं। तो ये सब एक मैप की एप्लीकेशन दूसरे मैप की एप्लीकेशन से बात कर पाए, तो इन स्टैंडर्ड्स के लिए एक इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं ताकि कोई भी एप्लीकेशन आपस में एक दूसरे से बात कर पाए। उन स्टैंडर्ड्स के आधार पर डिपार्टमेंट की मदद से ये भू आधार जनरेट किया जा रहा है। ठीक है। अजय तिर्की जी, जो बातें अब तक मोटे तौर पर समझ में आ रही हैं उसमें ये समझ में आ रहा है कि इसकी खासियत, इसकी विशेषताएं बहुत सारी होने वाली हैं, इसके फीचर्स बहुत होने वाले हैं। जी। क्या ऐसी बातें हैं जो इसे अलग और यूनिक बना रही हैं, क्या खासियत है? जी, भू आधार अथवा अल्पिन के 3-4 प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि यह एक यूनिक आईडी है, किसी भी ज़मीन का एक यूनिक आईडी है, क्योंकि जियो रेफरेंसिंग के आधार पर यह दिया जा रहा है। तो एक ज़मीन की जो यूनिक आईडी जो दी जा रही है वो किसी अन्य ज़मीन को नहीं दिया जा सकता है, रिपीट नहीं हो सकता है। हर ज़मीन के लिए एक यूनिक आईडी अलग ही होगा क्योंकि जियो रेफरेंसिंग के आधार पर हो रहा है। तो इस कारण से जैसा आपने बताया कि पैन इंडिया और ग्लोबली विश्व स्तर पर किसी भी ज़मीन के टुकड़े का एक ही यूनिक आईडी होगा। तो ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो ज़मीन और मालिक, भूस्वामी, कृषक या किसी नागरिक का ज़मीन किसी प्लॉट के साथ जो संबंध होना चाहिए वह भू आधार के माध्यम से एस्टैब्लिश होता है, वो पुख्ता होता है, स्पष्ट होता है। तीसरी विशेषता ये है कि ये रियल टाइम है। आज किसी ज़मीन का मालिक या भूस्वामी अगर कोई एक्स है और उसी ज़मीन के बंटवारा उनके बच्चों के बीच में होता है, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही 3 टुकड़े हो जाते हैं, विभाजन होता है, पार्टीशन होता है, तो 3 यूनिक आईडी जनरेट हो जाते हैं। ठीक। तो ऑटोमेटिकली ये यूनिक आईडीज जनरेट होते जाएंगे डायनामिक प्रोसेस से। तीसरी विशेषता ये है कि ये यूनिक आईडी 14 डिजिट का यूनिक आईडी है जो किसी ज़मीन के टुकड़े के लिए दिया जा रहा है। तो उस ज़मीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, भूस्वामी कौन है, वह उसका रकबा कितना है, उस ज़मीन के टुकड़े का रकबा कितना है, एरिया कितना है, उसकी वह ज़मीन सिंचित है, असिंचित है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ये उस 14 डिजिट यूनिक आईडी के साथ जुड़ जाते हैं। और जिस तरह से ये प्रॉपर्टीज़, ज़मीन के प्रॉपर्टीज़ जुड़ जाते हैं, तो ज़मीन के जो थीमेटिक लेयर्स हैं वो अनगिनत होते हैं। यानी उदाहरण के तौर पर जैसे हम वो ज़मीन मॉर्टगेज्ड है, रहन में दी गई है या नहीं है, या वह ज़मीन किसी अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है, वह ज़मीन पड़ती भूमि है या कृषि योग्य भूमि है। तो ऐसे थीमेटिक लेयर्स होते हैं जब भी हम ज़मीनों के बारे में बात करते हैं। तो अनगिनत लेयर्स होते हैं। तो ये सारे लेयर्स इस भू आधार के साथ आप जोड़ सकते हैं और फिर ये 14 डिजिट का जो भू आधार हम देखते हैं वह एक बड़ा पोटेंट, बहुत पावरफुल डेटा बन जाता है। और इस डेटा को आप विभिन्न विभागों के साथ, विभिन्न मंत्रालयों के साथ, विभिन्न स्टेक होल्डर्स, अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिनकी जो आवश्यकता है उनके साथ आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं।
तो दैट इज़ द पावर ऑफ भू आधार, दैट इज़ द पावर ऑफ अल्पिन। कि जो बात तिर्की जी ने की है राजेश जी, उसे आप थोड़ा सा और समझाइए, ये क्या और कैसे हो पाएगा आगे? सचिव महोदय ने बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है कि आज हर स्टेट गवर्नमेंट अलग तरीके से अपना आईडी जनरेट करती है और वो यूनिक नहीं रहता है, वो एक गांव के अंदर ही यूनिक रहता है या एक छोटे एरिया के अंदर ही यूनिक रहता है। अब जो ये प्रणाली लगाई जा रही है उसमें ये प्लॉट का नंबर, लैंड का एरिया पूरे कंट्री के अंदर यूनिक होगा। जितनी भी स्कीम्स हैं जो लैंड के साथ रिलेटेड हैं, अगर उन सब में उल्पिन नंबर सीड किया जाएगा तो वो आपस में एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर पाएंगे। आप रियल टाइम में आप उल्पिन नंबर देके अलग अलग डेटाबेसेस जो स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स चला रही हैं, उसके साथ आप सारा डेटा को इंटीग्रेट करके एक सिंगल विंडो में दिखा सकते हैं। सेकंड, शेयरिंग और एनालिटिक्स की जो बात की गई है कि क्योंकि ये अब जियो रेफरेंस्ड है, और जियो रेफरेंस्ड का मतलब ये है कि इवन सेंटीमीटर तक पूरे प्लॉट का एरिया या बाउंड्री सेंटीमीटर तक प्रिसाइज होगा, 6 डिजिट तक। और आजकल इतने सारे टूल्स आ गए हैं, इसका मतलब पहला सर्वे, इसकी नेसेसिटी है पहले सर्वे करना। उसके बाद जितनी भी GIS लेयर्स हैं, और ये हम सब लोग यूज़ टू हैं, जब हम मैप्स एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो एक लेयर के ऊपर दूसरी वैल्यू एडेड लेयर आती हैं। तो यहाँ पे भूमि के लेयर के ऊपर जैसे सचिव महोदय ने बताया कि डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स, डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़, ये सब उसके साथ ओवरले होके जो एंड डिपार्टमेंट या एंड जो यूज़र है उसको ये इंटीग्रेटेड व्यू दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, यानी एक सेंटीमीटर तक की बात कर रहे हैं। अजय जी, कैसे माने कि जो अल्पिन है, ये ULPIN, ये बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है? क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या लाभ होने वाले हैं इससे? बिल्कुल, भू आधार और अल्पिन हम इसलिए कहते हैं कि इट विल रेवोल्यूशनलाइज गवर्नेंस, गेम चेंजर बनेगा और हर सेक्टर में इसका प्रभाव होगा। हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्रालय हैं, उनको सीधा सीधा लाभ उनकी योजनाओं में तो मिलेगा ही मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को उनकी योजनाओं में और उनके एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जो आम नागरिक है, आम कृषक है, उनको भी सीधा सीधा लाभ मिलेगा। एक दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा। स्कीम्स और योजनाएं सटीक होनी चाहिए, प्रिसिशन होना चाहिए। अगर किसी कृषक को किसी स्कीम का लाभ मिलना है तो उसे ही पहुंचना चाहिए, किसी अन्य को नहीं पहुंचना चाहिए। रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो भू आधार के माध्यम से यह संभव हो जाता है, क्योंकि जियो रेफरेंसिंग जैसे ही होती है तो उस कृषक की ज़मीन पर उसकी पैदावार, 5 एकड़ की ज़मीन पर कितनी पैदावार हुई थी। अगर मैं समर्थन मूल्य गेहूं की खरीदी का एक उदाहरण ले रहा हूं, फूड सेक्टर का, तो एग्जैक्टली उस कृषक की ज़मीन कितनी थी और कौन सी फसल उसने बोया था और कितने रकबे पे बोया था और उसकी पैदावार कितनी थी, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो इन कारणों से ये टारगेटिंग और प्रिसिशन दे पाता है भू आधार, और इस कारण से स्कीम्स को ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रभावित करेगा। एक और उदाहरण है कि जब हम सड़क निर्माण
हाईवेज़ के निर्माण के लिए लैंड एक्विजिशन करते हैं, भू अर्जन की कार्रवाई करते हैं। एग्जैक्टली भू आधार, अगर हमने भू आधार की व्यवस्था के माध्यम से हमने यह योजना बनाई, तो उस सड़क में कितने कृषकों की ज़मीन आ रही है, SC ST है या सामान्य वर्ग के हैं, वो सिंचित है असिंचित है, और उसकी वैल्यूएशन कितनी है हर ज़मीन की, क्योंकि सर्कल रेट्स हर ज़मीन की अलग होती जाएगी। तो ये सारी जो फीचर्स हैं वो भू आधार के माध्यम से कैप्चर हो जाती हैं और उस पूरे प्रोजेक्ट को गति मिलती है। हमारा ये मानना है इन कारणों से भू अर्जन हो, सड़क के निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों, गति शक्ति के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उसको भू आधार गति देगा। तो यूं कह सकते हैं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हम भू आधार के माध्यम से गति देंगे। अब रही बात व्यक्ति को कैसे इसका सीधा सीधा लाभ होगा। जैसे ही हम भू आधार के माध्यम से सीमा बंदी करते हैं और सीमा की पहचान करते हैं, तो हर व्यक्ति की जो ज़मीन के विवाद होते हैं, और ये मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 66% विवादें जो सिविल न्यायालयों में है वो ज़मीन संबंधी है। तो इट विल बी अ गेम चेंजर। कहने का मतलब ये है कि ये पूरे डिस्प्यूट्स जैसे ही हमने जियो रेफरेंसिंग कर दी, तो उस ज़मीन की सीमाबंदी, सीमा की पहचान हो जाती है, और डिस्प्यूट्स, वो पड़ोसियों के साथ जो डिस्प्यूट्स होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा, जो आम नागरिक है वो जितने भी स्कीम्स का लाभ वो लेना चाहता है, तो जियो रेफरेंसिंग चूँकि उसकी ज़मीन की जियो रेफरेंसिंग हो गई है, तो बड़े सरलता से, बड़े सुगमता से अपनी अगर उसे किसी ज़मीन किसी स्कीम का लाभ लेना होगा, तो वो बड़े सुगमता से किसी भी कार्यालय, संबंधित कार्यालय में जाकर के अपनी भू आधार के माध्यम से उसका लाभ ले सकता है। ठीक है। लैंड डिस्प्यूट को लेकर जैसे तिर्की जी ने बताया कि 66% मामले हम जानते हैं न्यायालयों में इसी से जुड़े हुए रहते हैं, बड़ा मसला है ये। तो लैंड डिस्प्यूट्स को लेकर किस तरह का फ़ायदा होगा, कैसे सीमाबंदी होगी इसमें आगे? हर लैंड के हर कोऑर्डिनेट का एक GPS लोकेशन होता है जो यूनिक होता है। बिल्कुल। अब हम, और बहुत सारे आजकल सर्वे इक्विपमेंट आ गए हैं, हम अपने मोबाइल से भी बैठ के अपनी इस लोकेशन का GPS लोकेशन निकाल सकते हैं। जब हम एक लैंड बाउंड्री को लगाते हैं, जियो रेफरेंसिंग का मतलब ये है कि उस पूरी लैंड बाउंड्री के 5 या 7 या 10 कोऑर्डिनेट, जैसे भी उसकी शेप है, 10 डिस्टिंक्ट GPS लोकेशन, और अभी मैंने जैसे पहले बोला कि पर सेंटीमीटर तक हम उसको GPS से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल GPS। और बहुत सस्ते आ गए हैं। अब इतना इजी है सर्वे करना कि आप खुद अपनी लैंड बाउंड्री में बैठ के अपने प्लॉट में एक एरिया से दूसरे एरिया पे जाएं और अपने 10 GPS लोकेशन आप निकाल सकते हैं। वो जियो रेफरेंस्ड है। बिल्कुल। उसको यूज़ करके उस लैंड का भू आधार जनरेट हो जाएगा, जो भू आधार किसी को नहीं मिलेगा। तो डिस्प्यूट इस तरह से कम होंगे। हर पर्सन अपने उल्पिन नंबर या भू आधार नंबर को जब डालेगा, तो उससे उसकी पूरी लैंड का एक्चुअल प्लॉट का डायमेंशंस और साइज़ दिख जाएंगे, जो बहुत ही एक्यूरेट होंगे। और किसी और के साथ उसकी बाउंड्री क्लैश हो रही है तो वो भी दिख जाएगी, नहीं हो रही है तो वो भी दिख जाएगी। तो जब ये पूरी की पूरी यूनिकनेस आ जाएगी और ऑनलाइन आ जाएगी, आप कहीं से बैठ के भी देख सकते हैं, तो फिर ये जो अभी जितने डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो क्योंकि मैनुअल सिस्टम की वजह से हो रहे हैं, तो वो काफ़ी इसमें रिजोल्यूशन में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है। अजय जी, अगर बहुत संक्षेप में और एक लाइन में समझाना हो, क्योंकि आम नागरिकों को आधार के बारे में समझ में आता है कि उनका आधार क्या है, OID क्या है, लेकिन भू आधार को लेकर कैसे इनको समझे, इनका संबंध कैसे समझे, ये भी बताएं।
और जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ULPIN को लेकर, उन कोशिशों में हम कहाँ तक पहुँचे हैं? एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि आधार, ईज ऑफ लिविंग, यानी जीवन को सुगम बनाने के लिए आधार का उपयोग किया जा रहा है, और भू आधार के माध्यम से हम ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन को सुगम भी बनाएंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी फैसिलिटेट करेंगे। व्यवसाय करने के लिए भी हम इसका उपयोग करेंगे। तो भू आधार के साथ दोनों ही जुड़े हुए हैं, ईज ऑफ लिविंग भी जुड़ा हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक प्रगति की बात है, आज हम पूरे देश में 27 राज्यों में भू आधार हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है और विभिन्न स्तर पर कार्य प्रगति पर है। और 31 मार्च 2024 तक हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे देश में प्रत्येक भूमि के टुकड़े को हम भू आधार दे दें। बिल्कुल। और इसी के साथ, क्योंकि समय यहीं पूरा हो गया, अजय तिर्की जी आपका और साथ ही राजेश गिरा जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। जाहिर है जो इस चर्चा से समझ में आया है, एक नहीं तमाम आयाम हैं जो अब ULPIN के बाद खुलने वाले हैं, और डिजिटल लैंड रिकॉर्ड रखने से कई तरह के फ़ायदे हमें जो ईज़ ऑफ लिविंग है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, दोनों में ही होने वाला है। और कहीं ना कहीं आम नागरिक से लेकर किसानों से लेकर प्रशासन, सरकार तक इसका फ़ायदा होगा और अर्थव्यवस्था में भी इसका असर वृहद तौर पर हमें नजर आएगा। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।